अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त बांग्लादेश की जो सूरत हाल बनी है और इसके अलावा ख़ास तौर पर ख़ित्ते के ऊपर इसके क्या असरात हैं, इस हवाले से कसूरी साहब से बात करते हैं। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये फरमाएँ कि बांग्लादेश के अंदर जो हुकूमत तब्दील हुई है, इस पर बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि इस वक्त तबसरे हो रहे हैं। ये फरमाइएगा कि ये बांग्लादेश के इंटरनल फैक्टर कितना था और क्या फैक्टर्स थे इस तब्दीली के पीछे? देखिए, बात यह है कि लोग इस बात पे भी हैरान हो रहे हैं कि जी इकनॉमिक डेवलपमेंट भी बड़ी हो रही थी, सोशल फैक्टर्स भी इम्प्रूव कर रहे थे, फिर क्यों हुआ? देखिए, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि जिस माशरे में जुल्म एक हद को क्रॉस कर जाए, जुल्म कोर्जन तो स्टेट में होता है, स्टेट इज़ बेस्ड ऑन सम फॉर्म ऑफ कोर्जन, लेकिन उसको लेजिटिमाइज़ किया जाता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। पुलिस एंड आर्मी आर दी हार्ड फेसेस ऑफ अ स्टेट। तो अब कोर्जन हमें देखें, अब यूँ देखें, हमारे मुल्क में जो पावर में आया है उसने दूसरे को दबाया, जेल में डाला है, वर्कर्स को पकड़ा है और कई दौर में ज़्यादा जुल्म भी किया गया है। लेकिन यहाँ कोई पार्टी किसी दूसरी को ख़त्म नहीं कर सकी। नून लीग की लीडरशिप भी जेल में गई है, पीपल्स पार्टी भी गई है, पीटीआई अब गई है। सब ने एक दूसरे को बहुत तंग किया है, जेलों में रखा है, झूठे मुकदमे भी बनाए हैं, सच्चे भी होंगे उनमें, लेकिन ऐसे मुकदमे बनाए हैं जो जैसे ही जाते हो, जैसे आज हुआ है बांग्लादेश में, कि वो ऐसा झूठा मुकदमा था कि पहले कन्विक्शन हुई थी। इनकी जो अब चीफ एडवाइज़र है, वो भी ट्रम्प टप केस था सारा, वो फ़ौरन उड़ा दिया गया। तो इसको हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो जुल्म बांग्लादेश में है, क्योंकि मेरा बंगालियों से काफ़ी कांटेक्ट था, लंदन में भी, बाहर भी जो मेरे दोस्त कई थे, उस वक्त भी जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था और उसके बाद भी मेरे कई दोस्त रहे हैं, तो वहाँ मुझे एक ही रिपोर्ट मिल रही थी, इतनी अनपॉपुलर है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो नेचुरल सवाल बंदा पूछता है कि भाई इलेक्शन में जो जीत जाती, तो इलेक्शन, खैर मुझे जवाब पहले ही पता था, जैसे इलेक्शन होते हैं यहाँ, हमारे यहाँ भी, वहाँ भी, उनका मुझे इल्म था। लेकिन मुझे ये इल्म नहीं था कि वहाँ इलेक्शन इस जुल्म में होते हैं। यहाँ पार्टीज़ की पोजीशन तो रह जाती है ना, कभी 19 सीटें, कभी 20। पीटीआई की बहुत अच्छी सीटें अब क्या आई हैं, उससे पहले नून लीग या पीपल पार्टी ख़त्म नहीं होती थी। तो 1-2% वोट इधर उधर करके या वोट बदल के, जो भी आप कह लें, पार्टियों की सीटें कम होती थी, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती थी। लीडरशिप उनकी ज़िंदा रहती थी, 100% हर वक्त जेल में भी नहीं रहती थी। जुल्म यहाँ भी हुआ है, लेकिन वो जो जुल्म था, वो जो उन लोगों को पता है जो उसको देख रहे थे, या आई वॉज स्टडिंग इट, मैं पढ़ रहा था, उन्होंने तो तकरीबन नेशनल पार्टी को ख़त्म कर दिया, जमात इस्लामी ख़त्म कर दिया, कोशिश तो कम से कम की ना, फिजिकली एलिमिनेट कर दिया। हाँ, फिजिकल फांसियाँ दी हैं जी लोगों को। जब फांसी में आप आ जाएं कि इसको भी फांसी तो उसको भी फांसी, बीएनपी के लीडर्स को भी फांसी लगी है। मुझे याद है फजलुल कादर चौधरी के बेटे मिनिस्टर थे उस दौर में, मैं आई वॉज इन टच विद हिम, ही वॉज नॉट फॉरेन मिनिस्टर बट वो मिनिस्टर थे। फॉरेन मिनिस्टर तो मुर्शद खां थे, उनसे मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और खालिदा ज़िया से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे उस वक्त, क्योंकि हमारे बहुत करीबी ताल्लुकात थे पाकिस्तान के और बांग्लादेश के उस वक्त। तो जो ये जुल्म हुआ है ना, एक मौका चाहिए होता है लोगों को, मौका मिल जाए। मौका इसने स्टूडेंट मूवमेंट ने प्रोवाइड किया, ये जो कोटा सिस्टम था कि जॉब्स के ऊपर जो भी था, क्या ये मूवमेंट भी एक हद तक मैनेज थी? इसका आज जवाब नहीं मिल सकता। अच्छा, हसीना वाजिद ने एक उनकी बात सामने आई, उन्होंने कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले ये अपने लोगों के साथ ये शेयर किया कि मुझ पर एक दबाव डाला जा रहा है कि म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है उस साइड पर एक अलग से एक नई स्टेट क्रिएट की जाए, जिस ताकत की तरफ से भी कि वो अपने वहाँ पर अड्डे जो हैं वो चाहते हैं। तो मुझ पर ये प्रेशर है, मैं ये नहीं करना चाहता। देखिए, नागाज़ हों, मीज़ोज़ हों, उस इलाके में हिंदुस्तान से बहुत शदीद मुखालफत थी, नफ़रत थी और बगावत थी, जो नॉर्थ ईस्ट है। ये एक और धक्का इंडिया को लगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा जब बांग्लादेश वाला बात करते हैं अभी। जी हाँ,
वो तो थी, लेकिन उन्होंने मैनेज कर लिया था। नागा से भी बात कर ली थी, मिजूस को डिवाइड किया था। अब जो वहाँ के क्रिश्चियंस थे वो बहुत ही नाराज़ थे इस स्टेट से। तो ये बिल्कुल काबिल फ़हम बात है कि जो क्रिश्चियंस होंगे, और ख़ास तौर पे जो इम्पोर्टेंट क्रिश्चियंस अमेरिका, बरतानिया, यूरोप के होंगे। कई लोग रिलीजन के नाम पे सोचते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, चर्चेज ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो ये कोई बईदुल क़यास बात नहीं कि वो इन्हें कह रहे हो कि भाई आप हमें जगह दें, या वो ये चाह रहे होंगे कि उनको मौका मिले कि वो इंडियन स्टेट पे हमले कर सके बांग्लादेश के ज़रिए। तो ये कई फैक्टर्स हैं। तो उन्होंने किसको कहा, क्यों कहा, ये हो सकता है उनके हक में भी अब बात की जा रही हो, क्योंकि बहुत कुछ आजकल सोशल मीडिया ऐसा है कि सच झूठ में फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन इसका बेसिस जो है वो ये हो सकता है कि वहाँ हिंदुस्तान की रियासत से मुखालफत बहुत ज़्यादा है। तो ये हो सकता है कि वो उनको क्योंकि अंदाज़ा था कि वो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो गई थी बांग्लादेश में, तो वो कुछ जवाब भी बना रही हूँ इस बात का, सिंपथी लेने के लिए, कि असिंपथी लेने के लिए इंडियन स्टेट की, कि जी ये मेरे पे अमेरिका प्रेशर डाल रहा है या यूरोप के कुछ मालिक डाल रहे हैं। तो इंडियन स्टेट के तो बहुत करीब थी वो, और इतनी करीब थी कि इंडियन स्टेट, लेकिन एक बड़ा मुल्क है बांग्लादेश, 170 मिलियन पीपल, आबादी उन्होंने कंट्रोल की नहीं तो शायद हमसे बड़े होते आज आबादी के हिसाब से। द ओनली फैक्टर्स कि उनकी टेरिटरी कम है। तो वो जो आप कह रहे हैं उस पर तो मेरा ये कमेंट है। लेकिन ये जो बात है ना कि हिंदुस्तान के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई, क्योंकि वो जो एरियाज़ हैं आजकल भी नाराज़ हैं हिंदुस्तान से। यही फरमाया कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली ये जो तब्दीली आई है ये उसके लिए कैसी है? बहुत बड़ा धक्का, बहुत बड़ा धक्का। मैं इंडियन मीडिया को भी फॉलो कर रहा हूँ नेचुरली, क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट है। वो तो आंखें बंद करके कह रहे हैं ISI और चाइना, ISI, बिल्कुल वो तो रट लगा दी उन्होंने। पाकिस्तान पीछे एक तरफ हमारी तस्वीर इधर की लगाई होती है, इधर चाइना की लगाई होती है। अगर आप देख लें जो उनके एनालिस्ट बैठे हुए हैं विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स जो एनालिस्ट हैं, तो वो तो बगैर सोचे उन्होंने कहना शुरू कर दिया। हाँ, उसके अंदर उनकी स्टेट उनको फीड कर रही होगी, इंडियन स्टेट फीड कर रही होगी। उन्होंने एक तस्वीर चलाई थी कि जी इसके पीछे ISI है, और जो दलील वो ये दे रहे थे कि जी एक तरफ उन्होंने तस्वीर लगाई हुई थी को बांग्लादेश नेशनल पार्टी का कोई लीडर था, मुझे नहीं पता, शायद एक्टिंग प्रेसिडेंट था, बेगम खालिदा ज़िया की अदब मौजूदगी में। अजीब सा प्रोग्राम चल रहा था और उन तस्वीर तो उसकी लगा दी, और उनका जी ये सऊदी अरेबिया में ISI के बंदे उसको मिले। अब वो ISI वालों की कोई तस्वीर थी नहीं, सिर्फ उनका एक बयान था कि जी ये ISI के बंदे इस बंदे को मिले हैं। और वो बता रहे थे परसों ये कि ये सारी जो कहानी है ये ISI ने और चाइना ने ISI को भी कहा है कि उनको भी इसकी ज़रूरत है। अब ये तो क़यास आराइयाँ हैं, इस पर कौन कमेंट कर सकता है? अच्छा, ये फरमाएं कि वहाँ पर जो उनके एक्स डिप्लोमेट हैं और अब कांग्रेस के लीडर हैं सलमान खुर्शीद, उनकी स्टेटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा है इस वक्त। उन्होंने कहा है कि मोदी के खिलाफ भी आप अपना देख सूरत-ए-हाल बन सकती है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI तीनों हसीना वाजिद और मुजीबुर रहमान का जिक्र कर रहे हैं। हिंदुस्तान हमसे मुख्तलिफ नहीं है। हिंदुस्तान में कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया है कि जितना जुल्म मोदी ने हम पे किया है वो दिन दूर नहीं कि जो अब लोग निकल के इसके घर में भी घुस जाएं और तिया पाँचा कर दें, जिसके ऊपर वो बीजेपी वाले बड़े सीख पा हुए हैं कि ये क्या हमें बांग्लादेश से कह रहे हैं कि हमने उतना जुल्म किया है। खौफनाक तनाज़ा छिड़ गया है वहाँ पर जी, बड़ा खौफनाक तनाज़ा इसके ऊपर जो है वो तनाज़ा खड़ा इसलिए हो गया है, एक उसने नहीं कहा, ये कईयों ने कहा है। वो महबूबा मुफ्ती की बेटी ने भी कहा था, इन द अदर वर्ड्स कहा था राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा था कि वेस्ट इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स चुप है, हिंदुस्तान जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है कांग्रेस गवर्नमेंट, नॉट इसको भी बीजेपी जो बीजेपी गवर्नमेंट करती है, ये चुप करके बैठे हुए हैं। डेमोक्रेसी को तबाह किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है हिंदुस्तान, ये कहा था राहुल गांधी ने। उसके बाद मनीशंकर अय्यर ने एक वो इकट्ठा जोड़ दिया, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को इतना अंडर रेट ना करे, उसके पास एटम बम है। ये फिर आजकल अच्छा, आप क्या समझते हैं वो जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं कांग्रेस के लीडर्स,
वाकई इंडिया खदशात नहीं, आप समझते हैं कि इंडिया के अंदर ख्वाहिश होगी, इंडिया के अंदर ऐसी सूरत हाल बन सकती है? क्योंकि उनका दावा तो ये है कि इंडिया बहुत स्ट्रांग है। देखिए बन किस तरह सकती है। अभी फार्मर्स मूवमेंट हुई थी हिंदुस्तान में जी। उन्होंने वो इसको चने चबवा क्या कहते हैं वो लोहे के चने, उसको मुसीबत पड़ गई थी मोदी को। एक ऐसा इशू है जिस पर मोदी को मुंह की खानी पड़ी थी, नहीं कर सका। जो ये वहाँ फार्म लॉज में चेंजेस लाना चाह रहा था, आपको अक्सरियत भी नहीं चाहिए होती, अगर आप इतनी सपोर्ट होनी चाहिए। कोई हेट करने वाले मोदी को तो इंडिया में बहुत है भाई। बीजेपी को अब के भी 36% वोट पड़ा, पहले 31, 32, 33, 34, वो ज़्यादा लोग तो उसके खिलाफ है ना। तो कांग्रेस वाले ये अपना गुस्सा निकाल रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं, मुझे नहीं पता वो सच कह रहे हैं नहीं कह रहे, या उनके दिल की ख्वाहिश है कि मोदी के साथ वो हो जो हसीना वाजिद के साथ हुआ है। आपकी क्या ख्वाहिश है? क्या जी? आपकी क्या ख्वाहिश? मेरी ख्वाहिश छोड़े पड़े, मैं तो मोदी साहब की पॉलिसीज़ के सख्त शदीद मुखालिफ हूँ, क्योंकि उन्होंने अब हिस्ट्री बताएगी जितना हिंदुस्तान को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है और पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस को, जिसके लिए मैंने तो बड़ी कोशिश की है पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने की, लेकिन जितना उसने उन्होंने जहर घोल दिया है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, हिंदुस्तान की, इसको बेहतर करने भी पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस में अब टाइम लगेगा। कि मिडिल क्लास में उन्होंने जोर जहर खोल दिया है। जो लोग पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस की नॉर्मलाइजेशन के हक में थे, अब वो लोग उतने नहीं रहे हक में, उसका मोदी रिस्पॉन्सिबल है। और जो हिंदुस्तान में उसने मुसलमानों से जुल्म किया है, जो क्रिश्चियन से जुल्म किया है, जो सिखों से जुल्म किया है, वो भूला तो नहीं जाएगा ना। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि क्या हज़ारों लाखों लोग निकल सकते हैं, हाँ निकल सकते हैं, जैसे फार्मर्स निकले थे। मौका चाहिए ना जी। मौके तो अयूब खान का निकल आए थे, मुशर्रफ के खिलाफ निकल आए थे, ये कौन सी ऐसी बात है? हर मुल्क में निकल आते हैं, मौके की तलाश, जैसे यहाँ निकल आए हैं लोग, तलाश भी होते हैं मौका। उन्होंने को अपना मसला हल करता है, एक मूवमेंट हो जाती है, तो मूवमेंट तो डेफिनेटली इंडिया में चल सकती है। मेरी क्या ख्वाहिश है वो अब रहने नहीं दें। अच्छा जी अच्छा, आपने कहा कि ये जो रीजन है, ये बंगाल के साथ इंडिया का जो बॉर्डर लगता है, ये इंडिया की एक सॉफ्ट वैली इसे कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ अलहदगी पसंद तहरीकें भी और तंजीमें भी एक्टिव रहती हैं। ये जो चेंज है, क्या ये उन तहरीकों को तेज़ कर सकती है? नहीं, ये सबसे बड़ा धक्का जो इंडिया को लग गया और फैक्टर्स के अलावा, एक तो ये कि इंडियन ओशन में वो अपने को बड़ी ताकत समझते थे, आहिस्ता आहिस्ता चाइना उन्हें रिप्लेस कर रहा है। पाकिस्तान तो ऑलरेडी चीन के बहुत करीब है, बांग्लादेश आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी हुई, और ये शायद मज़ीद उसको आगे लेके जाएंगे नई गवर्नमेंट जो है। यानी हिंदुस्तान से मुखालफत में, इफ़ फॉर नो अदर रीज़न, एंटी इंडिया सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ। फिर ये कि बड़ा कम इलाका, उसको कहते हैं चिकन्स नेक, चिकन्स नेक, वो बड़े कुछ मील का इलाका है कि अगर वो काट दिया जाए तो हिंदुस्तान अलग के दो टुकड़े हो जाएंगे। वो है वहाँ बांग्लादेश के करीब सिलीगुड़ी, उसको शायद कहते हैं चिकन्स नेक उसे कहा जाता है, कि वो अगर काट दी जाए, यानी अगर चाइना या कोई और मुल्क किसी वजह से वो काट दे तो हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो जाएंगे। वो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जब लास्ट टाइम चाइना इंडिया की जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, वो एक हुई है ना 2020 में, वो हुई है गलवान पे, 2024 में, 2020 में डोकलाम पे हुई थी। डोकलाम में जब हुई थी, वो चिकन्स नेक के करीब चाइनीज़ आर्मी जा रही थी, जब इंडियंस ने शोर मचाया ये वो। अब उनकी हसीना वाजिद से एग्रीमेंट हुआ था कि हसीना वाजिद उनको ट्रेन लिंक देगी, यानी इंडिया को जोड़ देगी, और ट्रेन लिंक्स तो अब बंद हो जाएंगी। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। तो इंडिया को तो डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जो रियासतें हैं वो या क्रिश्चियंस हैं या और किस्म के उनका मज़ाहिब हैं, हिंदू कुछ हैं वहाँ तो, लेकिन शुरू दिन से 47 से नागा से तो कई साल रिबेलियन की है, मीज़ोज ने रिबेलियन की है। आजकल बड़ा मुश्किल हुई है,
वहाँ क्रिश्चियंस और हिंदूज की। तो ये फरमाएं कि ये जो सारा जो सिनेरियो बन रहा है कहीं इसे लिंक किया जाता है, जैसे आपने भी पहले कहा कि चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो ये सीपेक को लेकर अमेरिका और चाइना के अंदर जो एक कोल्ड वार चल रही है, क्या ये उसका कहीं कोई हिस्सा बनता हुआ नज़र आती है ये बात? देखिए, पाकिस्तान और चाइना बहुत बड़े मुल्क हैं, उनकी सरहदें मिलती हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों की बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी है। यहाँ रिक्वायरमेंट वो या हमारा फेलियर है कि हम प्रोजेक्ट्स को कंसीव करके एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ये आप कह सकते हैं लैक ऑफ कैपेसिटी। इट्स नॉट ऑन चाइनाज पार्ट, इट्स ऑन आवर पार्ट, बट आई होप इट्स ऑन द वे टू इम्प्रूवमेंट। मैं एक थिंक टैंक का भी हेड हूँ, ये सीपैक का, तो उसमें हमने अभी एक डेलीगेशन मैंने लीड किया था अपने दोस्तों के साथ चाइना का, और हमने फॉरेन ऑफिस में भी बात की थी और हमें मेजर थिंक टैंक्स ने रिसीव किया था। तो मुझे एक बात का तो पता है, हमारे दरमियान दो भी सॉवरेन स्टेट्स कुछ एरियाज़ पे डिफरेंसेस होते हैं। हमारा डिफरेंस क्या है? वो ये है कि जी उनको जो सिक्योरिटी वो चाह रहे हैं हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, आई कांट गो इनटू डिटेल्स। उनके कुछ सजेशंस थे जो कि अभी तक हमारी तरफ से एक्सेप्ट नहीं हुए थे, अगर हो गए तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो चाइना की डिज़ायर है टू कोऑपरेट विद पाकिस्तान, मैं तो हैरान हो गया, मेरे साथ और लोग भी थे, हम बिल्कुल हैरान हुए। हमें तो ख्याल था कि चाइना का इंटरेस्ट कम हो गया, ये वो हर चीज़ में। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जी हमने नाम लिए मुल्कों के, यूएई, इंडोनेशिया, मलेशिया, कि जितना हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनकी मदद की है आपसे उससे ज़्यादा करेंगे। हर चीज़ में एग्रीकल्चर हमसे कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारे 2 लाख स्टूडेंट्स को वो आईटी की ट्रेनिंग दे रहे हैं, एटलीस्ट एग्रीमेंट हुआ अभी। और एग्रीकल्चर में हमें भी रिसीव्ड, हमारे डेलीगेशन को रिसीव किया गया एट द हाईएस्ट लेवल इन चाइना। उनकी है चाइनाज एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस, पूरे वो बैठे, उनका प्रेसिडेंट भी बैठा, वो कैबिनेट रैंक का बंदा होता है, पूरी टीम के साथ बैठा। हमने बताया हम क्या चाइना से चाहते हैं। इसी तरह हमें आईटी में इंटरेस्ट था, तो अली बाबा और वो जो ऐसी जगह पे हमको लेके गए कि वो हम कमरे में खड़े तो पता लगता हम चांद पे चले गए, खड़े खड़े बैठे हुए। और एक ही मिनट में लगता था जैसे को किसी हॉलीवुड की फिल्म का कोई वो है मंजर है, अजीब अजीब उसमें शक्लें आ जाती थी। तो आईटी में उन्होंने हमें फुल कोऑपरेशन की एश्योरेंस की। तो उनकी ख्वाहिश टू कोऑपरेट विद पाकिस्तान इज इंटैक्ट, लेकिन हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर प्रोजेक्ट्स हम नहीं कर सकते, घड़ी घड़ी क्या जाते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसने, फरिश्तों ने बनाने हैं? भाई बिजली आप दें, पानी आप दें, सड़कें आप बनाएं, अग्रीमेंट तो करें कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, बट यू हैव टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी कुछ तरीके हैं जिस पे मैं नहीं कमेंट करूंगा। अच्छा, ये नहीं, हम ये कह सकते हैं कि ये जो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसका पाकिस्तान के अंदर रेप्लिकेट करने की जो बातें की जाती हैं, इनके अंदर कोई मुताबिकत आप नहीं समझते दोनों के हालात में? यहाँ ज़्यादा लचकदार निज़ाम है, हमारे यहाँ लचकदार। मेरा तो एक ही पॉइंट, मैं इस पर इतना एक ही कमेंट करूँगा, रियासतें मजबूत होती हैं अपनी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करके, अपनी इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करके। अगर आप ऐसे काम करेंगे कि आपकी इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर होंगी, इंस्टीट्यूशन में सारी हैं, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, पाकिस्तान आर्मी है, अगर आप एक दूसरे को तबाह करने के दरपे हो जाएंगे तो सिर्फ आपके दुश्मन खुश होंगे। दैट्स ऑल आई विल से, दैट इज द ओनली कमेंट आई विल मेक ऑन दिस। अच्छा, कुछ थोड़ी सी बात आखिर में, जो मशरक़ वस्ता की जो सूरत हाल है उस पर इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद ईरान ने कहा है कि हम उसका बदला लेंगे। बड़ी टेंस सिचुएशन है वहाँ पर, आप कुछ देखते हैं कि कोई जंग के खदशात को? देखिए, एक बात तो है, जब ईरान का सदर वो उनके सुप्रीम लीडर कह रहे हैं आयतुल्लाह अली ख़ामेनी कि वो बदला लेंगे, तो बदला तो लेंगे।
अब ये डिपेंड कर रहा है कैसे लेंगे, टाइम भी वो चूज करेंगे। कैपेसिटी उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट कर दी है। लास्ट टाइम वार्निंग दे के 300 मिसाइल्स फेंके थे। वार्निंग का मतलब है कि सब अलर्ट हो गए थे, जहाज बड़ी बड़े अमेरिका वेस्टर्न कंट्री सारे मदद करने को गिराने के लिए। मकसद ये था कि ईरान जंग नहीं करना चाहता था उस वक्त, लेकिन ईरान अपनी कैपेसिटी दिखाना चाहता था टू हर्ट इजराइल। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट कर दी। वो किस फॉर्म में करेंगे, वो ये भी नहीं चाहते कि जंग हो जाए जिसका ईरान पे असर पड़ जाए, क्योंकि ईरान पे ऑलरेडी बड़ी सैंक्शंस लगी हैं, इकॉनमी उनकी इस वजह से सफ़र कर रही है। तो अगर मैं मैं तो एक अंतजिया कर रहा हूँ, मैं ईरानी अगर लीडर हूँ तो मैं क्या चाहूँगा, मैं जंग तो नहीं चाहूँगा, हाँ, लेकिन अगर आप उनको ललकारें, उनके मुल्क में जाके ललकारें, उनको डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश करें, जो की गई कि उनके गेस्ट को ईरान में मारा गया, तो उसका रिएक्शन तो आएगा। अब इस पर क्या वो करेंगे, अगर सपोजिंग वो हमला कर देते हैं और इजराइल उसको सह जाता है, और वही करता है जो पिछली दफ़ा गया कि इस्फहान पे को 2-4 ड्रोन श्रोन भेज दे, फिर तो जंग से बच जाएंगे। ऑन द अदर हैंड इट कुड बी वेरी सीरियस, और आई होप दैट डजंट हैपन, क्योंकि मैं स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हूँ। जब क्राउन प्रिंस फर्डिनेंड को असैसिनेट किया गया था, कत्ल किया गया था बॉस्निया में, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था बाय अ सर्बियन नेशनलिस्ट कि ऐसी जंग होगी वर्ल्ड वॉर जिसमें हिंदुस्तानी लाखों सिपाही जो है बेचारे उसकी नज़र हो जाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख जो सिपाही यहाँ से गए थे, इंडियन आर्मी गई थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, स्लॉटर हुए थे जाके। उनका क्या वास्ता था बॉस्निया से, उनका क्या वास्ता था ऑस्ट्रिया से। तो जंगें जब होती हैं पता भी नहीं चलता कैसे फैलेंगी, किधर जाएंगी और क्या टर्न लेंगी। तो आजकल तो बहुत डरना चाहिए किसी जंग से, क्योंकि ये तो सब न्यूक्लियर पावर्स है। अच्छा सर, इसमें अगर ये ऐसा कोई जंग का सीन बनता है तो इसमें जैसे पाकिस्तान पहले अफ़गानिस्तान के अंदर एक जो महाज लगा उसके साथ एंगेज रहा, पाकिस्तान आज तक उसके असरात जो है वो भुगत रहा है। अगर ईरान के साथ कोई कशीदगी बढ़ती है, जंग की सूरत हाल बनती है, तो पाकिस्तान को आप कहाँ देखते हैं? नहीं, बड़ी मैं तो समझता हूँ ही नहीं चाहिए। मैं क्यों इसको देखूँ? मैंने जब फॉरेन मिनिस्टर था मेरी तो पूरी कोशिश थी, अफ़गानिस्तान, ईरान, मैंने तो हिंदुस्तान से भी कोशिश की है, और इट वाज द मोस्ट सबसे तारीख़ का कामयाब पीस प्रोसेस था जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ फॉरेन पॉलिसी फेल होती है अगर आपके जो नेबर्स हैं, हमसाए, आप किसी मोहल्ले में रह रहे हो, सारे आपके दुश्मन हो, तो आपको अक्लमंद समझेगा? तो नहीं, वो तो हमें होने नहीं देना चाहिए। ईरान से और अफ़गानिस्तान से जो मामलात हैं इसको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, इसमें से रास्ता निकालना चाहिए। पाकिस्तान इस कशीदगी को कम करने में कोई मदद कर सकता है? कोई किसकी कशीदगी कम? ये जो मिडिल ईस्ट की जो कशीदगी है, एक ज़माना था हम ना सिर्फ इनकी, हम तो अमेरिका और चीन की भी कर सकते थे। पाकिस्तान सिर्फ 2-3 साल उसको स्टेबिलिटी मिल जाए तो बिल्कुल कर सकता। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर्स इन द वर्ल्ड। इस्लामी दुनिया का वाहिद न्यूक्लियर पावर है। इसकी जो वर्क फोर्स है, ठीक है, हमने तालीम को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया, जो कि वन रीज़न, मैं अब किताब भी एक लिख रहा हूँ फॉरेन पॉलिसी पे, और ये भी बताऊँगा उसमें क्यों हम पीछे रह गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ बड़ा टैलेंट है जो दुनिया में कामयाब हुआ है, तो पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है। अब नहीं, क्योंकि इस वक्त जब आपकी ये पोजीशन है कि हर काम से, कभी आप ये देखते हैं अमेरिका नाराज़ ना हो जाए, सऊदी अरब नाराज़ ना हो जाए, यूएई नाराज़ ना हो जाए, IMF किसी मुख्तलिफ वजह से नाराज़ ना हो जाए, तो आपकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती। बहुत शुक्रिया खुर्शीद कसूरी साहब। कसूरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उनकी जो गुफ्तगू है ये ख्वाजा अमूर के हवाले से, ये तो एक सनद की हैसियत रखती है, उनका तबसरा तजिया। बाकी आप देखें और इसके ऊपर आप अपना कॉमेंट कीजिए।